नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 वैद्युत साइंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। थ्योरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पाठ्य निहित प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। तो देखते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 67 पाठ्य निहित प्रश्न का तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, देखे ध्यान से। निकाय मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम जो है, निकाय जो है मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको निकालना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आप मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का किस प्रकार निकालेंगे, यह आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को अपने ही अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का निकालना है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं और उसके सापेक्ष उस धातु को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, अर्थात उसके ही विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है। सर्वप्रथम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को अपने ही अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है, अर्थात मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट में डुबोएंगे तथा इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। परिपथ में वोल्ट मापी लगाया जाता है। परिपथ में वोल्ट मापी लगाया जाता है। ठीक है। अब इसके सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीशियम आब्लिक मैग्नीशियम आयन साल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन आयन आब्लिक हाइड्रोजन प्लैटिनम। कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर आप देखें अपचयन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। कैथोड पर हाइड्रोजन आयन का अपचयन होगा, H2 बनेगा। और ठीक है, मैग्नीशियम का देखें ऑक्सीकरण होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। सेल अभिक्रिया देखें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन प्लस H2। सेल का विद्युत वाहक बल जो है वोल्टमीटर से हमें पता चलेगा, जो आएगा आपका 2.36 वोल्ट, 2.36 वोल्ट। ठीक है। इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वह कैथोड के रूप में काम करेगा। और इसका मान कितना आएगा, मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का मान आएगा -2.36 वोल्ट, -2.36 वोल्ट। यह मान कैसे पता चला है, यह मान हमें वोल्ट मापी से पता चला है। ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को मैग्नीशियम सल्फेट अर्थात अपने ही अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तथा इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। परिपथ में वोल्ट मापी लगाया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम आब्लिक मैग्नीशियम आयन साल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन आयन आब्लिक हाइड्रोजन प्लैटिनम। कैथोड पर हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, अपचयन होगा और मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा। सेल अभिक्रिया देखें मैग्नीशियम प्लस 2H प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस H2। सेल का विद्युत वाहक बल जो है 2.36 वोल्ट है। निशान इसका भी देखेंगे वोल्टमीटर में क्या आ रहा है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करेगा और इसका मान होगा मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का -2.36 वोल्ट। ठीक है, -2.36 वोल्ट। यह होगा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव मैग्नीशियम आयन आब्लिक मैग्नीशियम का। अब आप देखो, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन रखना है, किसमें रखना है, जिंक के पात्र में। आपके पास जो है जिंक का एक पात्र है, बर्तन है। ठीक है, जिंक का एक बर्तन है जिसके अंदर किसको डालना है, कॉपर सल्फेट को डालना है। तो क्या यह संभव है कि जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को रख सकते हैं। ठीक है, नहीं। ठीक है, यह आपको पता करना है। तो ध्यान दें, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया गया है। ठीक है, उस आधार पर ही बता सकते हैं या फिर आप जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कॉपर सल्फेट विलयन को किस में रखना है, जिंक के पात्र में रखना है।
तो कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के पात्र में आप रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ है, कॉपर नीचे है और जिंक क्या है, ऊपर है। तो जिंक जो है रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा। तो उस हिसाब से देखें, कॉपर सल्फेट जो है सोल्यूशन है और इसको किस में रखना है, जिंक के पात्र में। तो यह जिंक का जो पात्र होगा वो कॉपर को अलग कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। ठीक है, जिंक जो है और कॉपर आयन, जिंक बदल जाएगा जिंक आयन में और कॉपर आयन चेंज हो जाएगा कॉपर में। ठीक है, जिंक आब्लिक जिंक आयन, साल्ट ब्रिज, कॉपर आयन आब्लिक कॉपर। मानक इलेक्ट्रोड भी हो जिंक आयन आब्लिक जिंक का 0.76 वोल्ट। मानक इलेक्ट्रोड भी हो कॉपर आयन आब्लिक कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो यह मानक इलेक्ट्रोड भी हो गया जिंक आयन आब्लिक जिंक का और मानक इलेक्ट्रोड भी हो गया कॉपर आयन आब्लिक कॉपर का, दोनों मान हो गए। अब जो है ई सेल निकालते हैं। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो सेल का क्या होगा, तो मानक इलेक्ट्रोड सेल का हो जाएगा ई दायां माइनस ई बायां, ई दायां माइनस ई बायां, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो मान रखें मानक इलेक्ट्रोड भी सेल का ई दायां, ठीक है, दाहिने तरफ। तो यह आपका कॉपर हो गया, ठीक है, और यह बायां हो गया। तो इसका वैल्यू जो है वो रखें 0.34 और माइनस ई बायां जो वैल्यू है, ठीक है, माइनस 0.76। ठीक, अभी आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यह वैल्यू हो गया आपका 1.1 वोल्ट। यह जो वैल्यू आया आपका प्लस में आया, प्लस 1.1 वोल्ट। यह मान कितना है, तो आप देख रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड जिंक आयन जिंक का क्या मान है, माइनस 0.76 वोल्ट है, माइनस 0.76 वोल्ट। और मानक इलेक्ट्रोड कॉपर आयन आप लोग कॉपर कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो मानक इलेक्ट्रोड सेल का हो जाएगा ई दायां माइनस ई बायां, तो मान रख दें। ठीक है, तो यह दाहिने वाले का कॉपर आयन का मान 0.34 और माइनस जिंक आयन का मान माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो 1.1 वोल्ट आ गया। तो यह वैल्यू किस में आया, प्लस में आया, प्लस 1.1 वोल्ट आएगा। अर्थात अभिक्रिया क्या है, संभव है। मतलब वैल्यू किस में आया है, प्लस में आया है, अर्थात अभिक्रिया संभव है। ठीक है, देखें क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है, प्लस 1.1 वोल्ट आया है। क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है अतः अभिक्रिया संभव है। तथा कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक बर्तन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा और कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, जिंक बर्तन में रखेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसलिए जो है जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को रखना क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपने गणना किया है ई सेल का मान कितना आया है, प्लस 1.1 वोल्ट आया है, अर्थात अभिक्रिया संभव है। क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है अतः अभिक्रिया संभव है। तथा कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थिति में फेरस आयन को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, तो आपको मानक इलेक्ट्रोड व्यूह तालिका देखना है और उसमें आपको 3 ऐसे पदार्थ को बताना है कि जो अनुकूल परिस्थिति में फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो फेरस आयन को ऑक्सीकृत कौन कौन कर सकते हैं, इसको आपको चार्ट से बताना है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, यह आपका सारणी है जिसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका फेरस आयन है। ठीक है, इसको कौन कौन ऑक्सीकृत कर सकता है, तो इसके ऊपर जो भी पाए जाते हैं सब इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो F2 जो है फ्लोरीन भी इसको ऑक्सीकृत कर सकता है, क्लोरीन भी कर सकता है, ब्रोमीन भी कर सकता है। तो इसके ऊपर जो भी पाए जा रहे हैं इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सारणी में कौन कौन इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जो भी हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो ध्यान दें, यह जो है Fe, ठीक है, Fe2+ चेंज हुआ, Fe 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के, अर्थात यह ऑक्सीकरण हुआ। और यह आपका क्लोरीन है जो ½ Cl2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके
जो है Cl बनाया, या क्या हुआ यहाँ पे अपचयन हुआ, ठीक है, क्या हुआ अपचयन हुआ, Cl माइनस अपचयन हुआ यहाँ पे। अब आप देखो कि F2Cl2 Br2 जैसे पदार्थ अपचयन विभव, ठीक है, Fe3+ जिसका मान कितना है 0.77 वोल्ट की तुलना में अधिक है, ठीक है, जो Fe3+ का वैल्यू है 0.77 वोल्ट है। देखें ध्यान से, यह आपका है Fe3+, Fe3+ इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो यह 0.77 वोल्ट है, 0.77 वोल्ट है, ठीक है। तो इस वैल्यू की तुलना में इन लोगों की अधिक है। अगर हम देखते हैं यह जो है Br2 की वैल्यू, तो Br2 की वैल्यू जो है 1.09, ठीक है, 0.77 से अधिक है। Cl2 की वैल्यू देखा जाए तो 1.36, उसी तरह F2 देखा जाए 2.87। तो F2Cl2 Br2 जैसे पदार्थों का अपचयन विभव जो है वह Fe3+ की तुलना में अधिक है, अतः Fe2+ को आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं, Fe2+ को आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपने देखा था, यह तीसरा क्वेश्चन था आपके इंटेक्स क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं अगला इंटेक्स क्वेश्चन, यह तीसरा हो गया। अब आते हो आप देखो अगला इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 72 पे है। आइए देखते हैं पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 4, इंटेक्स का चौथा क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन है pH बराबर 10, ठीक है, pH का मान दिया है pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो आप देख रहे हैं pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है, ठीक है। pH का मान कितना दिया है 10 दिया है, pH का मान 10 दिया है। कैसे लगाएंगे सवाल को ध्यान दें, ध्यान से समझें। जो क्वेश्चन में दिया गया है वह दिया है pH बराबर 10, pH की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, pH का वैल्यू 10 दिया है। और आपको फार्मूला पता है कि H+ आयन बराबर होता है 10 पे माइनस pH, H+ आयन बराबर क्या होता है 10 पे माइनस pH होता है। तो H+ आयन बराबर 10 पे माइनस pH, pH की वैल्यू 10 है तो यहाँ रख दो 10, ठीक है। तो H+ आयन बराबर 10 पे माइनस pH मैंने माइनस 10 हो गया यहाँ पे, यह हो गया आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई, H आयन बराबर 10 से -10 मोलर। अब हाइड्रोजन जो है देखो H+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ½ H में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ½ मतलब हाइड्रोजन H में, हाइड्रोजन गैस में चेंज होगा। नस समीकरण का यहाँ प्रयोग करेंगे, नस समीकरण का प्रयोग करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे हाइड्रोजन आयन आवलिक 1/2 का, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन आयन आवलिक 1/2 माइनस 0.0591 n का मान यहाँ पे 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, log 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यह हाइड्रोजन आयन 1 हाइड्रोजन आयन, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है यहाँ पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो log 1/h को चेंज किए, log h प्लस हुआ, तो यह जो ऊपर गया तो माइनस हुआ, तो यह माइनस के मिलकर क्या गया प्लस हो गया, ठीक। अब यह जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, ठीक है, H+ आयन आवलिक ½ का मान कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 0 माने गए हैं, हाइड्रोजन का मान कितना माना गया 0, तो यह हो गया 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का H+ आवलिक ½ बराबर, तो यह हो गया आपका 0, और यह ऊपर गया और यह माइनस प्लस हो गए 0.0591 log H+, ठीक है। और यह H+ का मान पता है आपको कितना है 10 से -10 है, तो यहाँ रख दो, यह हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव H+ आवलिक ½ बराबर 0.0591 log, मान रख दिए 10 से -10। अब इसको सॉल्व करो, तो यह हो गया इलेक्ट्रोड विभव हो गया, तो यह हो गया 0.0591 और यह log 10 से -10, तो log x पावर n बराबर क्या होता है n log x, तो यह n log x ये आगे आ जाएगा n और log x, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, और इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट इधर आ जाएगा, और यह आपका माइनस, तो यह हो गया आपका -0.591 वोल्ट, -0.591 वोल्ट। तो इस तरह से आपने देखा यह आपका निकल चुका है
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना निकला, -0.591 वोल्ट। किसका समीकरण आपने लगाया, नश समीकरण का लगाया। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दें, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए। सेल का आप क्या निकालना है, ठीक है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, अर्थात ईएमएफ निकालना है। एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ठीक है, अभिक्रिया दिया गया है, यह अभिक्रिया होती है, दिया है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है 1.05 वोल्ट। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है, 1.05 वोल्ट दिया है, और यह आपका समीकरण दिया है, अभिक्रिया दिया है निकल सॉलिड और 2Ag+, यह इसकी सांता है 0.002 मोलर, और चेंज हो रहा है निकल आयन में, सांता दिया है 0.160 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सांता जो है इकाई नहीं है, चेंज हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा समीकरण लगाओगे, नष्ट का समीकरण। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था निकल सॉलिड, ठीक है, निकल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर आयन, यह उसकी सांता है 0.002 मोलर, और यह निकल आयन 0.160 मोलर प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। सेल इसका लिखें, रिप्रेजेंटेशन करें सेल का, तो यह आके निकल सॉलिड अवलिक निकल आयन, निकल सॉलिड अवलिक निकल आयन साल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन अवलिक सिल्वर, ठीक है। अब इसका ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोड विभव सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का -0.0591 लाग उत्पाद बटे अभिकारक, लाग उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद की सांता बटे अभिकारक की सांता, तो उत्पाद की सांता निकिल आयन की सांता बटे अभिकारक की सांता, सिल्वर आयन की सांता, तो यह सिल्वर आयन Ag+ और यह पावर हो गया 2, ठीक है। तो यह नश समीकरण आपने यूज किया। सेल का इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.0591 लाग उत्पाद की सांता बटे अभिकारक की सांता, अर्थात निकिल आयन की सांता बटे सिल्वर आयन की सांता, ठीक है। 2Ag है तो 2 हो गया पावर में। अब आप देखो आगे, सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का -0.0591/2, एन का मान कितना है, 2 है, एन का मान कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 है, लाग निकिल आयन की सांता बटे सिल्वर आयन की सांता, वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया गया है। तो ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का, यह क्वेश्चन में दिया गया था 1.05 -0.0591/2 लाग, ठीक है, निकिल आयन की सांता क्वेश्चन में दिया गया है, निकिल आयन की सांता 0.160, तो 0.160 बटे सिल्वर आयन की सांता 0.002 का स्क्वायर, यह हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो यह हो गया सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 1.05 माइनस, ठीक है, 0.0591/2 लाग। अब इसको सॉल्व करें आप, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10 पे 4, 4 × 10 पे 4, तो 4 × 10 पे 4 का आप लाग लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4.6021, 4.6021, तो इस तरह हो गया आपका। उसके बाद जो है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.14, तो 1.05 में 0.14 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.91 वोल्ट। तो इस तरह सेल का इलेक्ट्रोड विभव अर्थात ईएमएफ निकलेगा 0.91 वोल्ट। अब आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यह जो लाग 4 × 10 पे 4 आया उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान दें, यह आपका दिया गया था लाग 0.160, तो आप देखें लाग 0.160 बटा 0.002 का स्क्वायर, ठीक है। तो लाग इसको पावर में चेंज करेंगे, दशमलव को 2 अंक इधर करेंगे तो 16 × 10⁻2 हो जाएगा, और इसको जो है आप लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3, 2 × 10⁻3 का स्क्वायर, 2 × 10⁻3 का स्क्वायर, यह हो गया। अब जो है यह हो गया आपका लाग 16 × 10⁻2 बटा, और यह स्क्वायर करना है तो यह 2 का 4 हो गया, तो यह 3 का 6 हो गया, ठीक है। तो यह 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यह हो गया आपका 4 × 10⁻2, और यह 10⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक। अब यह +6 में से यह माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, +4 बचेगा, तो लाग 4 × 10 पे 4। अब लाग 4 × 10 पे 4 को कैसे सॉल्व करोगे, तो लाग 4 × 10 पे 4 को सॉल्व करोगे तो लाग m × n, ठीक है, लाग m × n, तो लाग m + लाग n
तो log 4 प्लस log 10 पावर 4, ठीक है। तो यह log 4 हो गया और प्लस यह log x पावर n बराबर n log x, तो n log x, ठीक है। अब जो है वैल्यू रख दो, तो log 4 का जो मान होता है 0.6020 और प्लस 4 log 10 का वैल्यू 1, ठीक है। तो इसमें जो है 4 1 4 और यह ऐड कर दिए तो यह आ गया आपका 4.6020, 4.6020, ठीक है। तो यह जो वैल्यू आपका लिखा गया है यहाँ पे 4.6020 या एक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में लिखा गया है। तो अब जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0.2719, 0.2719 बटा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1359, 0.1359। तो 1.05 में 0.1359 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कितना लिखेंगे 0.14, लगभग में 0.14 लिख देंगे, 0.14 को इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.91 वोल्ट। तो सेल का इलेक्ट्रॉन वेव कितना निकल गया 0.91 वोल्ट। यही क्या है आपका EMF है, सेल का EMF है। तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ध्यान दें, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस, ठीक है, 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड। तो यह रिएक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो 2Fe3 प्लस जो है चेंज हो रहा है 2Fe2 प्लस में और 2I माइनस चेंज हो रहा है I2 में का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का दिया है 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको मानक गिब्स ऊर्जा निकालना है डेल्टा जी रिएक्शन का और साम स्थिरांक के का मान, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को आप देख लें ध्यान से। n की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ देखो 2 3 6 प्लस हुए और यहाँ 2 दूनी 4 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रही है, ठीक है। चलो n बराबर 2, यहाँ पे n बराबर 2 है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है 0.236 वोल्ट और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। n बराबर 2, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.236 वोल्ट और T बराबर 298 केल्विन। तो आपको अभिक्रिया का, ठीक है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकालना है। डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी आर, डेल्टा जी नॉट आर देखें कितना हुआ रिएक्शन के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के लिए माइनस NFE सेल, ठीक है, माइनस NFE सेल। मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का रखना है यहाँ पे, ये आपकी फार्मूला हो गया। वैल्यू रखो बराबर माइनस n की वैल्यू 2, F का आप जानते हो 96,500 और E मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.236 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, 45,548 जूल पर मोल, ठीक है। किलो में चेंज करो, 3 अंक दशमलव आगे करो तो हो जाएगा माइनस 45.548 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यह हो गया डेल्टा जी रिएक्शन का, निकल गया आपका माइनस 45.55 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यही एक आंसर निकल गया। आपको किसी का मान निकालना है तो आप जानते हो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन रिएक्शन का यह फार्मूला होता है माइनस 2.303 RT लाख KC, माइनस 2.303 RT लाख KC। तो आपको लाख KC बराबर क्या होगा, तो लाख KC बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का बटे 2.303 RT। अब मान रख दो तो लाख KC बराबर यह डेल्टा जी आर आप निकाल चुके हो, यह माइनस कितना है माइनस 45.55, यह हो गया आपका 2.303 आर का मान 8.314 गुणे 10⁻3, ठीक है, यह हो गया। और टी का मान 298, ठीक है। और यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दिए, यह लाख KC बराबर आ गया 45.55 बटे 5705 गुणे 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 हटाएंगे 0.3 अंक आगे करेंगे तो यह हो जाएगा 45.55 बटे 5.705,
ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आ जाएगा 7.984। तो लाग केसी बराबर कितना आ गया? 7.984 आ गया। तो केसी बराबर क्या होगा? एंटी लाग हो जाएगा, एंटी लाग 7.8, ठीक है, 984। तो एंटी लाग 7.984 का आप देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9.616 गुणे 10 पे 7, 9.616 गुणे 10 पे 7। तो इस तरह से आपने देखा लाग केसी बराबर इतना है, तो केसी बराबर एंटी लाग आपको लेना पड़ेगा। तो एंटी लाग आप लेंगे 60 से, तो यह आ जाएगा आपका 9.616 गुणे 10 पे 7, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 9.62 गुणे 10 पे 7, यह आंसर हो गया आपका 9.62 गुणे 10 पे 7, ठीक है। कोई एग्जाम में जो है एंटी लाग दिया रहता है, एंटी लाग इतने का मान इतना होता है, यह आपके पेपर में दिया रहेगा या फिर आपको टेबल दिया रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका देखो लगाने का, यह फार्मूला जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का 0.0591/2 लाख केसी, यह एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का दिया था 0.236, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बटे 0.0591 लाख केसी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका लाख केसी बराबर आ जाएगा 7.9864। तो केसी बराबर एंटी लाग वैल्यू कर ले लेंगे तो आ जाएगा 9.7 गुणे 10 पे 7, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे जो है अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकालेंगे और क्या केसी का मान निकालेंगे। अब आते हैं इंटेक्स का अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है इंटेक्स का अगला क्वेश्चन। आइए देखिए पेज नंबर 83, इंटेक्स का 7वां क्वेश्चन, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? किसी विलयन की चालकता जो है वह तनुता के साथ क्यों घटती है? तो आप जानते हैं कि जब आप तनुता बढ़ा देंगे, पानी ज़्यादा मिला देंगे, तो आयतन में पाए जाने वाले आणों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसीलिए चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलो आंसर देखते हैं। किसी विलयन की चालकता सांद्रता में कमी होने पर घटती है। किसी विलयन की चालकता सांद्रता में कमी होने पर घटती है। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर आयतन से कम होती है। क्योंकि आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर आयतन से कम हो जाती है। प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए किसी विलयन की चालकता सांद्रता में कमी होने पर घटती है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में कम होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब आप देखें जल का, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए, ठीक है। जल का सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो जल का आपको सीमांत मोलर चालकता निकालना है। तो सीमांत मोलर चालकता किसका निकालना है? जल का, H2O का, अर्थात H+ और OH- का निकालना है। चलिए ध्यान देते हैं। तो जल के लिए ध्यान दीजिए, जल के लिए, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी सीमांत मोलर चालकता ΔM0 का मान कोलराउस नियम से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कोलराउस नियम से। जल के लिए ΔM0 का मान कोलराउस नियम से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि यह एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो कोलराउस नियम से इसका सीमांत मोलर चालकता निकालेंगे, ठीक है। तो λm0 सीमांत मोलर चालकता H2O का, λm0 H2O का हो जाएगा λm0 H+ आयन प्लस λm0 OH- आयन, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे HCl और NaOH और NaCl का, ठीक है। HCl, NaOH और NaCl का यूज करेंगे। चलिए लिखें आप, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी λm0 H+ आयन प्लस λm0 Cl- आयन प्लस λm0 Na+ आयन प्लस λm0 OH- आयन, ठीक है। और माइनस λm0 Na+ आयन और, ठीक है, माइनस λm0 Cl- आयन अर्थात NaCl के लिए। तो यह हो गया आपका λm0 HCl प्लस λm0 NaOH और माइनस λm0 NaCl, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यह माइनस कर देंगे, सीमांत मोलर चालकता किसका माइनस करना है? NaCl का। तो यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ से Na हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? H और OH बच जाएगा, अर्थात जो वैल्यू आएगी वो किसका आएगी? H2O का आएगी।
तो मोलर सीमांत मोलर चालकता H2O को निकालने के लिए आपको सीमांत मोलर चालकता HCl का और सीमांत मोलर चालकता NaOH का जोड़ देना है और सीमांत मोलर चालकता NaCl का घटा देना है। उसमें से जोड़ने के बाद उसमें से किसका घटा देना है? सीमांत मोलर चालकता NaCl के मान को घटा देना है। ठीक है, तो आपको मोलर चालकता निकालना है, सीमांत मोलर चालकता H2O का निकालना है। तो इसके लिए आपको HCl के सीमांत मोलर चालकता और NaOH के सीमांत मोलर चालकता को जोड़कर उसमें से NaCl का सीमांत मोलर चालकता को अगर आप घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा सीमांत मोलर चालकता H2O का लैम्डा m नॉट H प्लस आयन और प्लस लैम्डा m नॉट OH माइनस आयन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। जीरो 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। ठीक है, इसके वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक की परिकलन कीजिए। आपको वियोजन की मात्रा निकालना है, ठीक है, अल्फा का मान निकालना है और वियोजन स्थिरांक के का मान निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, यह आपको देखें दिया गया है लैम्डा नॉट H आयन का मान 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और लैम्डा नॉट, ठीक है, SCOO माइनस का मान 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यह वैल्यू दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं अल्फा का मान और के का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, जो वैल्यू दिया है उसको लिख लें। तो यह आपका कंडक्टिविटी दिया है चालकता, ठीक है, लैम्डा नॉट हाइड्रोजन आयन का 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और यह आपका लैम्डा नॉट SCOO माइनस का मान दिया है 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, आपको निकालना है मेथेनोइक अम्ल का ठीक है, सीमांत मोलर चालकता मेथेनोइक अम्ल का लैम्डा m नॉट SCOH का, तो यह हो जाएगा बराबर लैम्डा नॉट H प्लस आयन और प्लस लैम्डा नॉट SCOO माइनस आयन। तो इनकी जो सांता है वो लिखें आप, जो दिया है क्वेश्चन में। तो यह हो गया आपका लैम्डा नॉट H आयन का मान 349.6 प्लस लैम्डा नॉट SCOO माइनस का मान 54.6। तो यह आप ऐड कर देंगे तो यह निकल गया आपका लैम्डा m नॉट SCOH मेथेनोइक अम्ल का मान निकल गया। ऐड करने के बाद 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यह निकल गया आपका। ठीक है, सीमांत मोलर चालकता 46.1 सीमांत मोलर चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो यह आप फार्मूला जानते हैं, अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा m बटे लैम्डा m नॉट, लैम्डा m बटे लैम्डा m नॉट। ठीक है, तो यह लैम्डा m कंडक्टिविटी का लैम्डा m नॉट, तो यह देखो कंडक्टिविटी का मान दिया 46.1 कंडक्टिविटी गया और यह सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m नॉट का मान किसके लिए? मेथेनोइक अम्ल के लिए लैम्डा m नॉट SCOOH के लिए, SCOOH के लिए। तो यह आप गणना किए हो, यह निकाले आप 404.2 निकला है। तो यह वैल्यू रखो अब। तो अल्फा बराबर लैम्डा m कंडक्टिविटी का 46.1 आ बटे लैम्डा m नॉट मेथेनोइक अम्ल का 404.2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका वियोजन मात्रा अल्फा बराबर 0.114, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 0.114, यह हो गया। तो यह पहला आंसर आपका निकल गया। अब मेथेनोइक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान निकालें Ka, इसका फार्मूला आप जानते हो C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। C का मान आप रखो, ठीक है, तो यह C का मान क्वेश्चन से 0.025 यह हो गया और अल्फा का मान जो निकला है 0.114 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 0.114। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका वियोजन स्थिरांक मेथेनोइक अम्ल का 3.67 × 10⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से मेथेनोइक अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकल गया Ka का मान 3.67 × 10⁴ मोल पर लीटर और वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 0.114। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यह आपका था इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक इंटेक्स का आप सॉल्व कर चुके हैं। आगे के जो इंटेक्स के क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।